नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको मुफ्त कानूनी मदद की जानकारी देंगे, साथ में इस मसले से जुड़े आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। दरअसल जरूरतमंदों के लिए मुफ्त कानूनी मदद सिर्फ एक सामाजिक कार्य नहीं है, ये नागरिकों का हक भी है और कानूनी सहायता मुहैया करवाना सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है। कानूनी सहायता उन लोगों के लिए सहायता का प्रावधान है जो कानूनी प्रतिनिधित्व और अदालत प्रणाली तक पहुंच का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। दरअसल कानूनी सहायता को कानून के समक्ष समानता और न्याय तक पहुंच मुहैया करवाने में केंद्रीय माना जाता है। तभी सभी के लिए ये न्याय तक समान पहुंच की गारंटी के लिए कानूनी सहायता जरूरी है। ये विशेष रूप से उन नागरिकों के लिए भी अहम है जिनके पास पर्याप्त वित्तीय साधन नहीं है। कानूनी सहायता के लिए कई डिलीवरी मॉडल सामने आए हैं जिसमें कर्तव्यशील व्यक्ति यानी कि कर्तव्यशील वकीलों के निजी पहल, सामुदायिक कानूनी क्लिनिक, जन अदालत और नालसा की पहल शामिल है। कानूनी पैरवी में खर्च काफी होते हैं। अधिवक्ता की फीस, आवश्यक आदेशों, दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराना आदि इसमें शामिल है। ये सब गरीब तबके के लोग वहन नहीं कर सकते हैं और ऐसे में मुफ्त कानूनी सहायता बहुत जरूरी हो जाती है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण या नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति यूयू ललित ने कहा है कि देश के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में कानूनी सहायता के अधिकार और मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं की उपलब्धता के बारे में सूचित करने वाले डिस्प्ले बोर्ड होने चाहिए। जाहिर है कि कानूनी मदद के लिए जन जागरूकता भी बहुत जरूरी है। ये तो थी खैर बुनियादी जानकारी जो हमने आपको दी है। मुफ्त कानूनी मदद की और ज्यादा डिटेल्स और ज्यादा जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता गुंजन कुमार जी है। गुंजन जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। तो गुंजन जी, आपको बताएंगे कानून के बारे में कि आखिर मुफ्त कानूनी मदद से जुड़ा हुआ अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश करने की कोशिश हम कर रहे हैं। ये देखिए फोन नंबर 7065013841 ये हमारा नंबर है। दूसरा नंबर हमारा है 8377009636। इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके सामने है। मुफ्त कानूनी मदद से जुड़ी अगर आप जानकारी चाहते हैं और अगर आप कानूनी जो प्रक्रिया है उसको उठाने में या फिर कानून का सहायता लेने के लिए वकील हायर करने में असमर्थ हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि कैसे मुफ्त में आप कानूनी मदद लें। तो गुंजन जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुंजन जी, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल मेरा आपसे यही है कि मुफ्त कानूनी मदद के लिए कहा जाए कि कहाँ जाना चाहिए, क्या इसके लिए विकल्प है और कौन मुहैया करवा सकता है मुफ्त में कानूनी मदद? जी, मुफ्त कानूनी मदद के लिए ना हमें एक हर अथॉरिटी एक हमारा एक सिस्टम बना हुआ है जिसके अंदर एक है, उसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और एक होता है तालुक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जो सबसे नीचे की जो अदालत आप कह लीजिए, जो सबसे निचला स्तर है जहाँ पे आप सबसे पहले इनको अप्रोच कर सकते हैं। जैसे हमारी कोर्ट की व्यवस्था है कि सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। उसी तरीके से ये जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है उसको भी हमने 3 चरण में बना रखा है। तो सबसे ऊपर के चरण पे सेंट्रल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, उसके नीचे स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है। स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी 2 अलग अलग अथॉरिटीज को फर्दर बनाती है। पहला हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और दूसरा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। और जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है वो तालुक लेवल पे आ जाती है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे जो सब डिवीजन का स्टेज होता है, जहाँ पे सब डिवीजन कोर्ट होते हैं, वहां पे जाके वो काम करते हैं। इनको कहते हैं तालुक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो आप जहां भी अपना केस डाल रहे हैं, जहां भी आपकी बात बन रही है, वहां से जो सबसे नजदीकी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है आप वहां जाके अप्लाई करते हैं। और अगर आप लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर उसका सेक्शन 12 है, उस 12 के अंदर अगर आप फॉल करते हैं, उसके कैटेगरीज बना रखे हैं उन्होंने, 6-7 तरीके के कैटेगरीज दे रखे हैं, और अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं
तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको वो अथॉरिटी टेकअप करती है और फिर आपको मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है। जी, ठीक है। गुंजन जी, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम क्या है, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए, और जिसके तहत मुफ्त विधि मदद का प्रावधान तय किया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विधिक सहायता जो है ना, वो एक हमारा मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार वैसे देखा जाए, अगर आप ऊपर देखेंगे तो 1977 में आया था, जब आर्टिकल 39A इंसर्ट हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में। लेकिन अगर आप इसका वैसे मूल देखें तो मुफ्त कानूनी सहायता या कानूनी सहायता, हर किसी को मिलने वाली कानूनी सहायता, ये हमारे अदरवाइज मौलिक अधिकारों में निहित है, जो कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 के अंदर आता है। उसके बाद उस चीज को लेकर के, क्योंकि कई लोग, जब लोग आजादी के बाद जब बात बढ़ी और लीगल एड की बात आई और जब हम कोर्ट में केसेस की बात शुरू हुई, तो सरकार ने ये पाया कि कई लोग इस वजह से, क्योंकि वो कानूनी सहायता के खर्च को वहन नहीं कर पा रहे थे और किसी अन्य कारण से वो अपने अधिकार को उपयोग नहीं कर पा रहे थे और कोर्ट नहीं जा पा रहे थे, उस चीज को लेकर के एक लॉ कमीशन बैठी और 60 के दशक में एक बात आई कि जो लोग हमारी कानूनी व्यवस्था का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं वजहों से, उनको हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से सहायता दी जानी चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 21 और 14 ये कहता है कि हर किसी को समान अधिकार मिलने चाहिए। तो ऐसे लोग जो समर्थ नहीं है किसी भी वजह से, असमर्थ है या तो आर्थिक रूप से या किसी अन्य वजह से, वो इससे वंचित न रह जाए, तो ये एक सरकार का उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई। जी जी जी। उसके तहत एक अमेंडमेंट आया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको मैंने बताया आपको। चलिए, उस अमेंडमेंट की भी हम आपसे बात करेंगे सर, उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, अशोक जी हैं, जो कि लखनऊ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरे बेटे का डाइवोर्स का केस और 98 का केस कोर्ट में चल रहा है। डाइवोर्स हो चुका है और 98 में उसने दहेज दे दिए हैं कि ना कोई दहेज मांगा ना मांगी की। इस बात को 3 साल हो चुके हैं। उसके बाद से ना तो उनके कोई अगले सवाल आ रहे हैं, ना ही बाद में मुकदमा आ रही है। तो ऐसे में मैं स्वयं खड़ा हो रहा हूँ। मेरे पास कोई लॉयर नहीं है, 6-7 साल हम वकील रखे, अब मेरे पास कोई लॉयर नहीं, मैं स्वयं खड़ा हो रहा हूँ। तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही और ना ही उसकी कोई एक्शन रही, ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। 3 साल से कोई नहीं आ रहा वहाँ पे। तो मुझे क्या पत्रावली बंद होगी, इसमें क्या होगा? जी, गुंजन जी, सवाल दोबारा अगर मैं समझ नहीं पाया तो दोबारा। इनका डाइवोर्स हो क्या, ये कह रहे हैं खुद अपना केस लड़ रहे हैं, और जो सामने वाला पार्टी है वहां से कोई नहीं आता है। ऐसे में डाइवोर्स तो हो चुका है, लेकिन अब ये मामला आगे चल रहा है। अशोक जी, यही आपका सवाल है ना? तो वो क्या केस बंद होगा या फिर आगे चलता रहेगा? क्या उसका प्रोसीजर रह सकता है आगे? 498 में उसने बयान दे दिया, ना कोई दहेज मांगा, ना ही कोई मारा पीटी की। उसके बाद कोई भी बयान करने नहीं आ रहा। 3 साल से ज्यादा हो गए। 3 साल से ज्यादा हो गए, कोई नहीं आ रहा उसमें। ये एक 498A की केस की बात कर रहे हैं, जहाँ पर कि एक क्रिमिनल केस हो रखा है और स्टेट की तरफ से कोई नहीं आ रहा, इनका ये कहना है, अगर मैंने सही समझा हो तो इन दैट केस देखिए, अगर स्टेट की बात है, 498A का जो केस होता है वो सरकार बनाम एक्यूज होता है। इनकी बात से जो मेरे समझ में बात आई है कि वो ये एक एक्यूज है, यानी ये लड़के की तरफ से और इनके विरुद्ध केस फाइल हुआ है। और अगर उन्होंने जो कंप्लेनेंट हैं, जो लेडी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया है जिसके तहत कोई केस नहीं बनता है, तो इनको हाई कोर्ट जाकर के क्वेश्चन पिटीशन डालनी होगी 482 के अंदर। जी, चलिए। और जहाँ तक सवाल है नहीं आने का, तो वो ये होता है कि ये मैटर स्टेट वर्सेस होता है, तो स्टेट का कोई ना कोई जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो वहाँ पे रहेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं अशोक जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, परम हैं आगरा से। परम जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ, जैसे कि सर अपना रिपोर्ट कर दी हो छेड़खानी की, तो उससे बड़ी परम जी, आपसे अनुरोध करेंगे थोड़ा सा तेज बोले, ताकि हम तक आपकी आवाज जो है वो क्लियर पहुंच पाए। अरे ये बोल रहे हैं कि किसी लड़के ने की रिपोर्ट कर दी हो, तो उससे बड़ी कैसे होंगे? हेलो सर, आपका सवाल हम समझने में असमर्थ है, आप एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएंगे? हेलो जी जी, हाँ बोलिए। सवाल करिए सर। अभी सवाल किया ना हमने। एक बार फिर से आप बताइए, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही थी।
अच्छा, ये बोल रहे हैं किसी लड़की ने जैसे कि झूठी रिपोर्ट कर दी हो, मतलब कि छेड़खानी में। हाँ, और मैंने छेड़खानी की नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक है, इनका कहना ये है कि अगर लड़की ने छेड़खानी की झूठी रिपोर्ट कर दी हो तो आखिर ये क्या करें, कैसे बचें? देखिए, सवाल ये है कि किसी ने एक आरोप लगाया और उस जब आरोप लग गया तो आरोप सही है या गलत है, ये आज की तारीख में जब तक वो आरोप सिद्ध नहीं होता तब तक उसके ऊपर कोई भी आदमी कोई बयान नहीं कर सकता। तो आपके ऊपर एक आरोप लगा है तो आपके पास अब एक ही ऑप्शन बचता है, एक ही उपलब्ध है कि आप उस आरोप का खंडन करें और कोर्ट में इस बात को कहें कि जो आरोप लगा है वो गलत है। उसमें अब दो चीज होगी। जो हमारा एविडेंस एक्ट है, जो एक लॉ है जिसे कहते हैं एविडेंस एक्ट, उसमें दो चीज कहते हैं कि हमें अपना केस प्रूव करना होता है। तो जिस लड़की ने आप पे आरोप लगाया है कि छेड़खानी हुई है, वो अपना केस साबित करेगी कि छेड़खानी हुई है। और अगर आप कहते हो कि जी मैंने छेड़खानी नहीं करी है और उस वक्त मैं कहीं और था या जो भी आपका डिफेंस हो, तो आप अपना डिफेंस प्रूव करेंगे जी। और जिसकी बात ज्यादा सही लगेगी या जो अपने केस को साबित करने में सफल होगा वो सफल हो जाएगा। तो इनके पास एक ही ऑप्शन है कि इन्हें कोर्ट जाके अपने बात को रखना होगा और अपनी बात को साबित करना होगा जी। इस बात पे ध्यान दिए बिना कि अगले की बात को मैं झूठा दिखलाऊं। उन्हें अपनी बात को साबित करना, उन्हें दूसरे की बात को झूठा नहीं दिखाना। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पे आपको अपने लिए और अपने पक्ष में चीजों को पेश करना होगा और ये कहीं ना कहीं विश्वास दिलाना होगा कि आप इस पूरे अपराध में संलिप्त नहीं हैं। इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक सर फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, उसके बाद हम विषय पर वापस लौटेंगे। आदेश जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि कानपुर से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। आदेश जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी आदेश जी, आपसे अनुरोध करेंगे कि आप टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें, फोन की आवाज सुनकर रिस्पॉन्ड करें ताकि बेहतर संवाद आपके साथ हो सके। और अपना सवाल पूछिए सर आप। जी, हम ये कह रहे हैं जी सर हम कह रहे हैं कि हम शहर में रहते हैं, मेरे छोटे भाई गांव में रहते हैं, पिताजी गांव में रहते हैं, तो उन्होंने कुछ पिताजी से वसीयत करा ली है और वो थोड़ा सा गलत है। हम लोग पहले घर में करते थे तो खेती बाड़ी में हमने बहुत कुछ काम किया है, लेकिन अब हम यहाँ रहने लगे। हमारा एक लड़का है तो उन्होंने 3 भाई हैं, उन्होंने एक ही लड़के को गाँव में जो रहते हैं नाती उसके नाम कर दिया है सर। ठीक है, तो गुंजन जी इनका सवाल यही है कि ये शहर में रहते हैं। सर समझ गए हैं आपका सवाल, हम समझ गए हैं। गुंजन जी आपको जवाब देंगे। गुंजन जी, इनका सवाल ये है कि इनके जो पिताजी हैं वो गांव में रहते हैं, इनका एक छोटा भाई है वो भी गांव में रहते हैं और ये शहर में रहते हैं, लेकिन जो वसीयत है वो पिताजी ने सिर्फ एक बेटे के नाम कर दी है। अब ये क्या करें आगे? सबसे पहली बात जो समझने की है वो ये है कि क्या ये जो सवाल है इनके पिताजी के देहांत के बाद है या पहले है। दूसरा सवाल ये है कि क्या ये प्रॉपर्टी जो हम जिसके प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है या इसका मतलब कि उनके पिताजी ने स्वयं खरीदी है या ये एचयूएफ प्रॉपर्टी है जो कि इनको पुश्तैनी जमीन जिसको हम कहते हैं। अगर तो ये पुश्तैनी जमीन है। आदेश जी, तो इन सवालों का जवाब दे दीजिए जो गुंजन जी पूछ रहे हैं कि आपके पिताजी अभी हैं, उन्होंने जीते जी ये काम किया है जी। और अच्छा रहता है, माइंड सही नहीं है उनका, इस समय माइंड ठीक नहीं है उनका। ठीक है, अच्छा ये बताइए जो उनके पास संपत्ति है वो विरासत में मिली है या उन्होंने खुद बनाई है उस संपत्ति को? आदेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। ठीक है, आप जवाब दे दीजिए सर। मैं जवाब दे सकता हूँ। देखिए, दो चीज आ गई यहाँ से जो बात समझ में आई कि अगर जैसे इनका ये कहना है कि इनके पिताजी अशक्त हैं, किसी भी तरीके से उनके मानसिक हालत अभी ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आज के वक्त पिताजी के रहते रहते ये एक केस फाइल कर सकते हैं डिक्लेरेशन का कि ये जो वसीयत बना, ये जो विल बना है ये गलत है और उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, जिसके बेसिस पे वो कोर्ट से कह सकते हैं कि इनके पिताजी की मानसिक हालत की जांच कराएं और अगर वो सही में इनकी मानसिक हालत सही नहीं पाई जाती है तो ये विल को कैंसिल हो जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि ये जब इनके पिताजी की डेथ होगी तो ये विल प्रपाउंड करते हैं, यानी ये विल पेश होगा कोर्ट के सामने, जिसके ऊपर उनको विल का प्रोबेट कराना पड़ता है, इनके छोटे भाई को कराना पड़ेगा। उस वक्त भी ये इस विल को चैलेंज कर सकते हैं इस ग्राउंड पे कि जिस वक्त ये विल बना उस वक्त इनके पिताजी की मानसिक हालत ठीक नहीं थी,
तीसरी चीज ये है कि अगर ये पुश्तैनी जमीन है, क्योंकि विल आप उस चीज का कर सकते हैं जिससे आपका अधिकार है, लेकिन जो पुश्तैनी जमीन होती है उसके ऊपर सबका अधिकार होता है, एज तो हम कहते हैं कोपार्टनर का राइट। तो वहां पे इन्हें आज की तारीख में इन्हें पार्टीशन का सूट फाइल करना पड़ेगा अपने भाई और पिताजी के साथ, जिसमें 3 हिस्से बनेंगे। एक हिस्सा इनको मिलेगा, एक इनके भाई को मिलेगा और एक इनके पिताजी को जाएगा। और जो वो हिस्सा होगा जो फाइनली इनके पिताजी के पास जाएगा, 1/3 हिस्सा, उस हिस्से का इनके पिताजी जो चाहे कर सकते हैं। बट एज एन एचयूएस प्रॉपर्टी, एक ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी के हिसाब से ये उसके पार्टीशन के लिए कोर्ट में केस दाखिल कर सकते हैं केस। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि आपको जो आपके सवाल है उसका जवाब मिल गया होगा और आपकी जो समस्या है उसका भी समाधान हो गया होगा। आप समझ गए होंगे कि आपको कौन सा रास्ता अब आगे चुनना है। एक बार फिर से अपने विषय पर सर वापस लौटते हैं, क्योंकि बात आज हम यही कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से कानूनी जो मदद है वो मुफ्त में ली जा सकती है। क्या बलात्कार की शिकार हुई किसी भी महिला को मुफ्त कानूनी मदद पाने का पूरा अधिकार है क्या? कैसे एक पीड़िता मुफ्त कानूनी सहायता हासिल कर सकती है? क्योंकि अक्सर इस तरह के मामले सामने आते हैं और कई इस तरह के भी मामले सामने आते हैं सर, जहां पीड़िता बहुत गरीब घर से ताल्लुक रखती है, वो नहीं समर्थ रहती है कि वो किसी वकील को हायर करे। उस केस में क्या ये मुफ्त कानूनी मदद का क्या कुछ प्रावधान रहता है? देखिए, इसके बारे में मैं बता रहा था कि जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 है, उसके अंदर एक सेक्शन है, उसको कहते हैं सेक्शन 12, जो ये डिफाइन करता है कि ये एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत कौन कौन से लोग हैं जो मुफ्त कानूनी सहायता के लिए आप उसके लिए उसमें जा सकते हैं, जिनको मुफ्त कानूनी सहायता मिल सकती है। कैटेगरी ऑफ पीपल हु आर एलिजिबल फॉर दिस, जिसको एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, उसके अंदर कैटेगरीज डिफाइन है। तो जो कैटेगरीज हैं वो है SC ST, विमेन एंड चिल्ड्रन, यानी एक औरत और एक बच्चा, कोई भी औरत कोई भी बच्चा, एनी पर्सन इन ए कस्टडी, जो कि किसी पुलिस कस्टडी में हो। तो औरत एज ए विमेन एक कैटेगरी है जो डिफाइंड है सेक्शन 12 सब रूल D के अंदर। तो एनी कोई भी औरत, चाहे वो जैसे भी स्थिति में हो, वो जाके इस पर्टिकुलर इस एक्ट के तहत कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं जी। इसमें एक चीज आती है जो समझने की है कि ये कानूनी सहायता जब ये बनी थी, ये जब एक्ट हमारे पास आया था, इसके अंदर 2 चीज थी, 2 बातों पे ध्यान दिया गया था जब ये एक्ट लागू हो रहा था, या जब वो आर्टिकल 39A कॉन्स्टिट्यूशन में आया था, जो कहता है कि 2 तरह के लोग, एनी पर्सन हु इज नॉट इन ए पोजीशन टू अप्रोच द कोर्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इनएबिलिटी और एनी अदर इनएबिलिटी। इसका मतलब ये होगा कि या तो उसके पास उसकी माली हालत अच्छी नहीं है, या वो किसी और वजह से कोर्ट के पास नहीं आ पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसको कोर्ट की तरफ से सहायता दी जाएगी, उसको सरकार की तरफ से मुफ्त कानूनी सहायता दी जाएगी जी। तो एक औरत जिसका बलात्कार हुआ है और जिसकी अदरवाइज स्थिति ठीक नहीं है, उसको सरकार की तरफ से सहायता मिलेगी जी। चलिए, बहुत शुक्रिया गुंजन जी, आपने बहुत तफसील से मुफ्त कानूनी मदद से जुड़ी कानून के बारे में आपने जानकारी दी। आपने बताया कि कैसे अगर आप वकील को हायर करने में असमर्थ हैं तो कैसे आप मुफ्त कानूनी सहायता ले सकते हैं और कैसे अपने जो केस है उसको आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे न्याय ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत विस्तार से हमें जानकारी दी, हमारे दर्शकों को जानकारी दी। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।